हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 से और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसे क्वेश्चन है आवृत अंडाणु का नामांकित चित्र, या तो है ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा प्रारूपिक विजांड की संरचना। एक क्वेश्चन को 3-4 तरीके से मतलब एग्जाम में पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को एक ही तरीके से पूछे, हर साल हर तरीके से पूछा है, लेकिन उसका आंसर जो होता है एक ही तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें लोग देखेंगे कि क्या होता है विजांड की संरचना। क्या तो इसको पूछ सकता है कि आवृत बीजी पादपों में विजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये हो गया आपका विजांड की प्रारूप संरचना। इसमें अलग अलग भाग होते हैं, इसमें हम लोग अलग अलग भाग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो जो पहला जो इसमें भाग पढ़ेंगे इसे विजांड वृंत, इसको इंग्लिश में स्टार्क बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है विजांड काय, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और तीसरा आपका है अध्यावरण, इसको बोलते हैं इंटेगमेंट्स। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है भ्रूण कोश, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। तो इसमें 4 भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बाकी सबके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला भाग आपका विजांड वृंत। ठीक है, विजांड वृंत होता क्या है? तो विजांड वृंत आपका होता है ठीक है, ये क्या होता है आपका विजांड की संरचना। ये जो होता है एक अंडाकार होता है, ओवल शेप होता है। ठीक है, ये अंडाकार होता है, ओवल शेप होती है और ये सफेद संरचना होती है। और ये जो पुष्प में होती है, ये पुष्प के अंदर अंडाशय के अंदर पाई जाती है और इसके विभिन्न भाग भी होते हैं। ऐसे हो गया विजांड वृंत हो गया, ठीक है, विजांड काय हो गया। तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हो गया विजांड काय। विजांड काय क्या होता है? यह विजांड का ही वह भाग होता है जिसके द्वारा अपरा से ये जुड़ा रहता है। अपरा क्या होता है? अपरा प्लेसेंटा को बोलते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, विजांड वृंत विजांड का भाग होता है जो अपरा से जुड़ा होता है, अपरा से जुड़ा होता है। अब अपरा, यहाँ पे अपरा क्या होता है? ठीक है, तो अपरा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होते हैं? जो विजांड काय होते हैं। ठीक है, ये एक तो अंडाकार होते हैं। अंडा तो सभी ने देखा होगा कि अंडाकार कैसे होता है, वो भी अंडा सफेद होता है। तो इसी तरह ये भी जो होता है विजांड जो होता है, ये भी अंडा की तरह ही सफेद होता है और ओवल शेप होता है, इसे गोलाकार होता है। ठीक है, और इसमें जो विजांड वृंत होते हैं, ये क्या होता है? ये भी इसका भाग ही होता है। यहाँ पे मैंने फिगर में इसको दिखाया भी है कि विजांड वृंत कहाँ पे है। तो विजांड वृंत आपका ये यहाँ है। ठीक है, विजांड में ये जो नीचे का पार्ट है इसको बोलते हैं विजांड वृंत। और ये क्या होता है? ये अपरा से जुड़ा होता है। ठीक है, ये जो आपका अपरा होता है इससे जुड़ा होता है। और इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, ये हाइलम जो होते हैं ये नाभिका आपके होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम आपका लिखते हैं, विजांड वृंत इसका जो भी इसके पार्ट से जुड़ा होता है, जैसे विजांड वृंत से क्या जुड़ा है? हाइलम जुड़ा है। ठीक है, तो उसको लिख लेंगे जो विजांड वृंत से हाइलम जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो लिखते हैं, विजांड वृंत में विजांड काय से भी जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जो विजांड काय होते हैं ये आपका हो गया, यहाँ पे विजांड वृंत और ये विजांड काय। तो ये जो होते हैं, जो विजांड वृंत से क्या होते हैं, विजांड काय भी ये जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इसको एक और वर्ड में बोल सकते हैं, समकेतिक
समेकित, ठीक है, समेकित, इसको एक वर्ड और वर्ड से बोल सकते, समेकित होता रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक उभार बनता है। उभार का मतलब क्या होता है कि जैसे इसका जो ओवल शेप है, अब अंडा ही हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, पूरा राउंडेड तो नहीं ना होता है, पूरा ऐसे राउंड गोल सर्कल बना देता है, ऐसा तो अंडा होता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का जितना भी रहते हैं अंडा, तो ये ओवल शेप का होता था। इसी तरह हम लोग का क्या होता है, ये बीजांड की भी संरचना जो होती है ओवल शेप की होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्या है, अध्यावरण, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अध्यावरण में क्या होता है। नेक्स्ट है आपका अध्यावरण। ठीक है, तो आपका ये अध्यावरण क्या होते हैं, अध्यावरण जो होते हैं ये होते हैं, ये बीजांड या फिर दो समर्पित जो होते हैं, ठीक है, दो स्त्री उपचर्म युक्त बाह होते हैं। तो यहाँ पे दिखाया मैंने कि ये जो होते हैं ये दो स्तर में बने होते हैं, मतलब एक नहीं होते, दो लेयर पे होते हैं ये, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि ये दो स्तरीय होते हैं। जो अध्यावरण होते हैं ये क्या होते हैं, दो स्तरीय होते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें, और ये क्या होता है, ये दो स्त्री होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो लेयर पाए जाते हैं, और उसमें जो होता है इसमें क्या होता है, छोटे छिद्र होते हैं। ये जो अध्यावरण होते हैं ये एक स्तरीय या फिर क्या होते हैं, दो स्तरीय परत के होते हैं। और यहाँ पे जो बीजांड द्वार होते हैं, ठीक है, बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट जो होता है नी भाग होता है, इसको बोलते हैं चैलेजा, ठीक है। और बीजांड द्वार को बोलते हैं माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो ये हो गया, और इसमें क्या होता है, एक छोटा छिद्र होता है, और क्या होता है, ये बीजांड द्वार होता है, ठीक है। तो ये जो होता है बीजांड द्वार जो होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, आपका चैलेजा होता है, मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं नी भाग बोलते हैं। और इसमें आपका तीसरा आता है बीजांड काय, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या आता है, बीजांड काय। फिगर में आपका बीजांड काय क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बीजांड काय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब बीजांड क्या होता है, ये क्या होता है, ये गुरु बीजाणुधानी या फिर बीजांड के शरीर को दर्शाता है। ये क्या होता है, जो आपका बीजांड काय क्या होता है, ये बीज का जो पार्ट होता है ये क्या होता है, बीजांड की संरचना या फिर जो गुरु बीजाणुधानी होती है उसकी संरचना को, उसकी या फिर बॉडी को बोलते हैं, उसको दर्शाता है, ठीक है। उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, यह किस उत्तक का बना था, तो इसको ये इस मृदु तकी उत्तक का बना होता है, ठीक है, बना होता है, ठीक है। तो आपका जो बीजांड काय होता है ये किसका बना है, किस उत्तक का बना होता है, मृदु तकी उत्तक का बना होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें फूड प्रेजेंट होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, भोजन स्टोर रहते हैं, भोजन
इसमें क्या होता है, जो होता है भोजन क्या होता है, अधिक मात्रा में संचित रहता है, या तो बोल सकते हैं स्टोर रहता है। ठीक है, तो भोजन अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, संचित रहता है, या तो इसको स्टोर भी बोल सकते हैं, स्टोर रहता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश मतलब इम्ब्रियो सेक। इम्ब्रियो सेक का मतलब जो भ्रूण इम्ब्रियो होता है उसको कवरिंग किया रहता है। अब कोई भी चीज़ है, अगर हम लोग सीड भी लेते हैं तो सीड क्या होता है, फिर चने का सीड, मटर का सीड, या फिर किसी भी चीज़ का सीड अगर हम लोग अनाज का लेते हैं तो वो भ्रूण ही रहता है ना। ऐसा तो नहीं जो बीज होता है उसको भ्रूण ही बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है ना, कवरिंग को ही बोलते हैं इम्ब्रियो सेक, जो उसको कवर किए रहते हैं पूरी तरह से। जैसे बाहर कोई धूल हो या फिर मिट्टी कड़ कुछ भी हो, अगर हम लोग चने को क्या करते हैं, अगर पानी में भिगो देते हैं, ठीक है, पानी में भिगोने के बाद उससे कवरिंग, अगर कवरिंग हटा देंगे तो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, जर्मिनेट का मतलब उग नहीं पाए, उसमें से कुछ पेड़ ही नहीं बन पाएगा। अगर हम लोग चने ऐसे ही फेंक दिए, अगर भिगोए हैं पानी में, ठीक है, उसको 2 दिन रखेंगे तो देखेंगे अंकुरित हो जाता है। क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, जर्मिनेशन होने लगता है। लेकिन अगर ऐसे ही हम लोग रख दे बिना खोल के, ठीक है, अगर उसका कवरिंग हटा के रखें, जो चना होता है उसका जो बाहर की कवरिंग होती है, ठीक है, अगर उसको हम लोग हटा देंगे तो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। इसी तरह हम हमारे जो बीजाणु की संरचना तो उसको भी कवर करने के लिए, मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए किसी चीज़ की भी कवरिंग की जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं इम्ब्रियो से, या फिर भ्रूण कोश बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है जो गुरु बीजाणुधानी में धसी हुई होती है। ऐसा तो नहीं है कि बाहर घूम रहा है तो नहीं ना, ये क्या होता है, धसी हुई होती है। भ्रूण कोश। ठीक है, ये क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी में लगभग अंडाकार युग्मोद्भिद द्वारा संरचना होती है। ये क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी में क्या होती है, ये धसी हुई लगभग अंडाकार संरचना होती है। क्या होती है, धसी हुई अंडाकार संरचना होती है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या रखते हैं, ये युग्मोद या फिर इसको बोल सकते हैं कि संरचना होती है, या तो बोल सकते हैं कि ये युग्मोद्भिद में होती है। ठीक है, युग्मोद्भिद की संरचना होती है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुए। ये क्या होता है, ये जो होता है गुरु बीजाणुधानी की धसी हुई संरचना होती है, या तो ये युग्मोद्भिद की संरचना होती है। इसके बाद देखते क्या होता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट। और ये जो होता है भ्रूण कोश को आता है अंदर की तरफ रहता है, और यहाँ पे जो बीजांड है इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, निभाग होता है, और बीच में हमारा क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है, मतलब ध्रुवी केंद्र होता है। और यहाँ पे साइड में क्या होता है, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद आपका भ्रूण कोश होता है जो, ठीक है, भ्रूण कोश होता है जो अंदर की तरफ धसी हुई होती है। इसके बाद आपका यहाँ पे हो गया एक सेल होते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 सेल होते हैं, एक तो आपका एक सेल हो गया, और दूसरा होता है ये सहायक कोशिका, इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका बीजांडकाय हो गया, इसके बाद अध्यावरण हो गया, यहाँ पे निभाग हो गया। ठीक है,
और इसमें क्या होता है, ये किसका बना होता है, पैक्टोसेलुलोज का। आपका ये जो ब्रूड कोश होता है, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे पैक्टोसेलुलोज। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, ये क्या होता है, पैक्टोसेलुलोज द्वारा घिरा होता है। ये जब का जो भ्रूण कोश होता है, किसकी लेयर बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो होता है द्विकेंद्रकी या फिर इसमें 7 केंद्रक पाए, और ये जो होता है हमारा क्या किससे जुड़ी होती है, ये सभी कोशिकाएं हमारा क्या होता है, जीव द्रव्य से जुड़ी रहती है। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, जीव द्रव्य। ठीक है, यहाँ पे एक मेन पॉइंट ही है, यहाँ पे होता है सभी जो होते हैं जीव द्रव्य से, सभी चीज क्या होते हैं, जीव द्रव्य से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु। ठीक है, जीव द्रव्य तंतु। जीव द्रव्य तंतु से जुड़े होते हैं, और इसमें हमारी 7 केंद्रक पाई जाती हैं। ठीक है, और जो होती है 3 अगुणित केंद्रक पाई जाती हैं, और जो होता है एक बड़ी अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इतना सबको क्लियर हो गया। जो इसमें जो भ्रूण कोश होता है ये पैक्टोसेलुलोज का होता है। ठीक है, इसमें होता है और जीव द्रव्य तंतु से जुड़े होते हैं। इसमें हमारी इसमें जो होता है 3 अगुणित बीजाणुधारी कोशिकाएं पाई जाती हैं व 3 निभागी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि परागण क्या होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि परागण क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, या तो पूछ देगा उसमें से किसी एक को पूछ देगा कि वायु परागण क्या होते हैं, या तो पूछ देगा स्वपरागण क्या होते हैं, या फिर पर परागण क्या होते हैं। ठीक है, ये तो किसी भी प्रकार से इसमें पूछ सकता है कि 3-4 टाइप से घुमा फिरा के। जैसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि घुमा फिरा के कभी एक तरीके से नहीं पूछता है, हमेशा क्या होता है 3-4 तरीके से 3-4 टाइप से पूछ सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे परागण क्या होते हैं। ठीक है, परागण पॉलिनेशन क्या होते हैं। परागण, ठीक है, पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है। जो पॉलिनेशन होता है, जो पराग कणों के परागकोश होते हैं। ठीक है, पराग कणों में परागकोश जो होते हैं वर्तिकाग्र से जो परागकोश से वर्तिकाग्र, ठीक है, क्या होते हैं, एंथर से स्टिग्मा तक जो पहुंचते हैं, एंथर से स्टिग्मा तक, तो इसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। सिंपल से बस है कि जो एंथर से स्टिग्मा तक जो पराग पहुंचते हैं, ठीक है, जो परागकण पहुंचते हैं उसी को पॉलिनेशन बोलते हैं। एकदम सिंपल भाषा में यही हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंथर से स्टिग्मा तक जो परागकण पहुंचते हैं, क्या पहुंचते हैं, परागकण पहुंचते हैं। अब परागकण क्या होता है, सबने तो फूल फ्लावर सबने तो देखा होगा, बहुत रंग बिरंगी फ्लावर्स होते हैं, सबने देखा होगा। उस पर जो येलो कलर के स्पॉट होते हैं, ठीक है, इस पर येलो कलर के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम लोग फ्लावर को छुएंगे तो उस पर हमारे हाथ पे क्या होते हैं कि पूरे येलो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, पाउडर की तरह होते हैं, या तो बोलते हैं जो डस्ट की तरह एकदम उड़ते रहते हैं, तो वो हमारा क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो ये जो होता है कि हमारे जो परागकण होते हैं जो परागकोश से, ठीक है, परागकोश, ठीक है, और स्टिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। स्टिग्मा को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। और पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, परागण। ठीक है, तो ये जो होते हैं,
तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो परागकण है परागकोश से वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं उसी को परागण बोलते हैं। इंग्लिश में वैसे बोल सकते हैं एंथर से स्टिग्मा पर जो पहुंचते हैं उसी को पॉलिनेशन बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। ठीक है, परपरागण और स्वपरागण क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ मतलब सेल्फ, जैसे हम लोग लेते हैं ना कि जैसे सेल्फी, ठीक है, सेल्फी सब तो सेल्फी आज के ज़माने में सब बहुत सब लेते हैं, ठीक है, मतलब खुद की फ़ोटो इतनी लेंगे कि पूछो ही मत। इस तरह सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है कि वो खुद से होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा क्या होते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन। और पहला क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? स्वपरागण। क्या बोलते हैं इसको? स्वपरागण। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? परपरागण। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ क्रॉस पॉलिनेशन क्या होते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन वो होते हैं कि जो स्वयं से हो जाते हैं, एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प से हो जाते हैं। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होते हैं? वो एक ही जाति के, ठीक है, एक ही जाति के किसी और पुष्प पे जाके उसका जो परागकण है, ठीक है, क्या जाता है, सब में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे क्या जाता है? क्या ट्रांसफर होता है? तो परागकण ही ट्रांसफर होता है। ये येलो कलर की स्पॉटलाइट होता है एकदम ऊपरी, जो फ्लावर्स होंगे, फ्लावर तो सभी देखा होता है जो तो ऊपर होते हैं। तो परागकण क्या होते हैं? एक दूसरे से दूसरे, ठीक है, जो परपरागण होते हैं कि एक पौधे से दूसरे पौधे में जो जाते हैं उसी को परपरागण बोलते हैं। तो परपरागण क्या होता है? ये बहुत ही तरीके से होते हैं। एक तो वायु द्वारा हो जाएगा, जल द्वारा हो जाता है, या तो किसी भी कीट पतंगों के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे? जल वायु द्वारा में किस में होता है? जैसे मक्का हो गया, मक्का में हो गए, आपके गन्ना में हो गए, बांस में हो गए। और जो जल परागण होगा जैसे कमल में, ठीक है, तो इसमें किस में होते हैं? इसमें वायु, जल और हो गया आपका वायु द्वारा और जल द्वारा और कीट पतंगों द्वारा। ठीक है, कीट परागण इसको बोलते हैं, वायु परागण, जल परागण और कीट परागण। ठीक है, तो वायु परागण किस में होते हैं? जैसे कोई भी फ्लावर हो गया, जैसे हो गए गन्ना हो गए, मक्का हो गए, ठीक है, बांस हो गया, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिसमें वायु परागण होता है। और जल परागण जैसे कमल हो गया, जो पानी में रहते हैं उसमें तो जल परागण होंगे ना, क्योंकि जो पानी में रहते हैं तो उसमें कोई और तो इंसान आके तो उसमें डाल ही नहीं देगा परागण। ठीक है, ऐसा तो नहीं करेगा कि वो अपने से उठ के यहाँ से वहाँ चले गए। तो जल द्वारा ही क्या होता है? उसमें परागण होते हैं, तो उसको बोलते हैं जल परागण। जो वायु परागण द्वारा होता है उसे बोलते हैं वायु परागण। अब उसके बाद हो गया कीट परागण। कीट परागण में कैसे होते हैं? जैसे साल्विया होती है, ठीक है, साल्विया, साल्विया प्लांट का नाम है। ठीक है, साल्विया में क्या होता है? कीट परागण होता है। या तो जो रात की जो फ्लावर्स होते हैं उसमें भी कीट परागण होते हैं। जो रात की फ्लावर होते हैं, जैसे रात में खिलते हैं फ्लावर, ऐसे रात रानी हो गए तो उसमें क्या होते हैं? वो बहुत ही सुगंधित होते हैं, तो उसके स्मेल के द्वारा उस पर कीट आके बैठते हैं, फिर एक दूसरे से एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कीट परागण। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए। तो इसके बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि परागण क्या होता है। ठीक है, परागण यहाँ से एंथर से जो स्टिग्मा पे तो उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। यहाँ हो गया, और इसमें दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। और इसमें ये भी हो गया कि वायु परागण क्या होते हैं, जल परागण क्या होते हैं और कीट परागण क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुआ। इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या है, सबके बारे में थोड़े थोड़े डिटेल पढ़ना है। जैसे जल परागण में कैसे होते हैं, वायु परागण में कैसे होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आगे हम लोग देखते हैं क्या होते हैं।
अब इसमें देखते हैं कि इसमें भी एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो पर परागण है या फिर स्वपरागण, इसके लाभ क्या होते हैं, हानियाँ क्या होती है। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक तो हो गया कि उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं, किससे कैसे होते हैं, ये तो यहाँ तक तो हम लोग पता चल गया। और इसके बाद देखते हैं कि उसमें पर परागण में कैसे लाभ होते हैं। अगर कोई चीज़ है तो मान लो लाभ पूछते हैं तो लाभ क्या होते हैं और हानि क्या होते हैं। तो पर परागण जो होता है उसमें जो लाभ होते हैं, ठीक है, अगर मान लो परागण जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट हम लोग देखते हैं पहले क्या होते हैं, ठीक है। पर परागण तो पता है सबको ना, एक ही जाति के जो पुष्प होते हैं। ये नहीं कि अगर गुलाब का फूल है तो कमल पे फूल पे जाके हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर गुलाब का फूल है, ठीक है, गुलाबी ले लो या फिर कोई भी चीज़ ले लो, ऐसा नहीं कि गुलाबी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई भी फूल ले सकते हैं, या फिर मटर का भी फूल ले लो, मटर में भी तो होता है, ठीक है, कोई भी फूल ले लो। तो जो होता है कि गुलाब का है तो गुलाब के भी किसी भी प्लांट पे उसका परागण होगा, ठीक है। ये नहीं है कि गुलाब का है तो मटर पे हो जाएगा, मटर का है तो चना पे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। गुलाब का है तो गुलाब, मतलब एक ही जाति पे परागण होता है तो उसे परागण बोलते हैं। पर परागण क्या होता है, पर परागण, ठीक है। तो इसमें हमें एक ही क्वेश्चन में क्या कौन कौन सा हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे वायु परागण, ठीक है, पर परागण, स्वपरागण, ठीक है। इसके लाभ और हानि भी पढ़ेंगे अभी हम लोग। और इसमें क्या होता है, ये वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, मानव द्वारा। अब बोलेंगे कि जंतुओं द्वारा, मानव द्वारा कैसे होंगे, तो मानव द्वारा अगर हम लोग मान लो सरसों की खेत है, ठीक है, सरसों की खेत है, अगर उसमें क्या होता है कि उसमें बीच में से अगर हम लोग जाएंगे या फिर हाथ ऐसे कुछ भी होता है, तो किसी भी चीज़ से अगर टच होकर उसके परागण एक दूसरे से दूसरे प्लांट पे चले गए। एक यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, एक यहाँ, अच्छे से बनाते हैं थोड़े, ठीक है, थोड़े क्लियर समझ में आ जाएंगे सबको। जैसे मान लो कि यहाँ पे प्लांट बना दिया, ठीक है, एक ये फ्लावर्स बना दिए और एक यहाँ पे प्लांट बना दिया। इसमें भी फ्लावर्स बना दिए, ठीक है, ये हो गए, बहुत सारे फ्लावर निकले हुए हैं, इसमें भी निकल जाते हैं, ठीक है, ये हो गए फ्लावर्स। अब इसमें देखते हैं स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या है। अगर स्वपरागण जो होता है कि मान लो इसी फूल से, ठीक है, यही फूल से इस पे ना होके इस फूल पे हो गया, इस फ्लावर पे हो गया, इस फ्लावर पे हो गया, ठीक है, मतलब एक ही प्लांट के, ठीक है, एक ही प्लांट के एक ही पुष्प पे जो होते हैं, एक ही मतलब उसमें टहनियाँ बहुत सारे फूल निकले होते हैं, ठीक है, निकले होते तो क्या होते हैं कि एक ही पुष्प के अगर किसी मतलब उसी प्लांट के किसी भी फूल पे बैठ जाए, ठीक है, तो आपका स्वपरागण हो गया। और पर परागण में क्या होता है कि यहाँ पे ना हो, ठीक है, यहाँ से ना होके इस फ्लावर पे हो जाए, ठीक है, इस फ्लावर का जो परागकण है, ठीक है, तो ये यहाँ से हुआ, ठीक है, ये यहाँ के यहाँ पे हो गए, ठीक है, किसी और कलर से बनाते हैं। तो ये जो यहाँ का जो ये परागकण है ये यहाँ पे हो गए, ये आपका परागकण हो गए, ठीक है, ये जो परागकण है ये यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पर परागण हो गया। क्या हो गया, पर परागण हो गया। ये तो सबको क्लियर हो गया। पर परागण में क्या होता है, पर परागण में क्या होता है कि एक ही जाति की, मतलब जाति तो एक ही है, ठीक है, मान लो ये सरसों की फूल है, ऐसी तो होती नहीं है, सपोज जैसे मान लो सरसों की फूल है, सरसों का पेड़ है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक ही जाति का पुष्प, ये नहीं कि सरसों का पेड़ तो गुलाब के पेड़ में पर परागण हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, एक ही जाति के, इसमें ध्यान रखना, एक ही जाति के किसी भी प्लांट पे अगर हो जाए तो उसको पर परागण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। पर परागण, स्वपरागण क्या होते हैं कि एक ही पुष्प, मतलब एक ही पेड़ में किसी और
पुष्प पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए इसका परागण, ठीक है, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गए। अब इसके बाद क्या देखते हैं इसमें किसके किसके द्वारा होते हैं, तो ये जल के द्वारा हो सकते हैं, वायु के द्वारा हो सकते हैं, जंतुओं के द्वारा हो सकते हैं, मानव के द्वारा हो सकते हैं, ठीक है, हवा के द्वारा, ये इतना हो सकता है। अब इसमें देखते हैं कि परागण के पर परागण के लाभ क्या होते हैं और इसकी हानि क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इसके लाभ और हानि। यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए। इसके बाद हम लोग देखते हैं लाभ और हानि क्या होते हैं। इसके लाभ क्या क्या होते हैं कि परागण में क्या होते हैं, पर परागण में क्या होते हैं कि नई नई जातियां हम लोग को मिल जाती है, नई नई जातियां। लाभ पहले पढ़ते हैं, लाभ, ठीक है। अब ये मत सोचना कि पहले हम लोग लाभ ही पढ़े फिर बाद में हानि पढ़े, तो पहले लाभ ही पढ़ लेते हैं। क्या होते हैं पहले, लाभ क्या होता है कि जो पर परागण होता है इसमें हम लोग क्या बोलते, मिलती है, नई जातियां मिलती हैं पर परागण में। नई जातियां उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न कैसे होती हैं, जैसे मैंने क्या बोला कि एक ही जाति की किसी प्लांट पे अगर उसका परागण हो गया, मान लो एक पेड़ जो इस पे है वो थोड़ा सा अच्छा प्लांट है, ठीक है, उसमें जो उसकी क्वालिटी है उसमें परागण पॉलिनेशन या फिर बीज की उसका जो है उसका जो अच्छे बीज है, ठीक है। अब उसी की जाति के किसी और बीज पे परागण हो गया, ठीक है, उससे थोड़ी सी लो क्वालिटी है, तो क्या होगा, उसकी पॉलिनेशन होती है, तो वहाँ पे क्या होती है, अच्छी जाति उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें क्या बोलते हैं, जो परागण के इसमें क्या होती है, नई जातियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं कि नई जातियाँ उत्पन्न होती है। और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जो बीज की संख्या होती है ये भी हम लोग को ज़्यादा मिलती है। बीज की संख्या क्यों ज़्यादा मिलती है, बीज की संख्या क्या होती है, बीज मतलब सीड, ठीक है, बीज की संख्या ज़्यादा हम लोग को मिलती है, बीज हमको ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। हमको बीज की जो क्वांटिटी होती है उसको अधिक मात्रा में प्राप्त, अगर पॉलिनेशन अच्छी तरह से होगा तो उसके बीज की जो बनने की प्रक्रिया वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोग करते हैं, इसमें कृत्रिम परागण के फलस्वरूप जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब जो पेड़ में जो डिजीज लगते हैं, किसी इंसेक्ट के साथ हमारा फ्लावर झड़ गया तो बीज अच्छे नहीं बनेंगे। अगर अच्छी क्वालिटी से परागण होते हैं तो इसमें लाभ क्या क्या मिल सकता है हम लोग का, वो प्रतिरोधक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, प्रतिरोधक, ठीक है। अगर हम लोग कृत्रिम तरीके से करा देते तो उसमें रोग लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, बहुत अच्छी क्वालिटी के हम लोग को बीज मिल जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की प्लांट मिल जाती है। और उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट होते हैं उसमें बीज की संख्या अधिक होती है, और क्या जो बीज होते हैं वो भी बहुत ही स्वस्थ होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसकी हानियाँ क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब हानियाँ देखते हैं, हानियाँ क्या क्या होती हैं। इसमें हानियाँ क्या होती है, जो कभी कभी क्या होते हैं, जो बीज परागकण बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो वो क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, ठीक है। जो परागकण होते हैं कभी कभी ज़्यादा मात्रा में अगर बन जाते हैं तो परागकण क्या होते हैं, परागकण की हानि हो जाती है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं कि इसमें वेट करना पड़ता है कि अच्छा किसी के द्वारा हो। अगर स्वपरागण रहता है तो वो तो स्वयं हो जाता है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन जो पर परागण होता है उसमें ये होता है कि अच्छा परागकण तो बन गए, उसमें हो गए, तो कैसे मतलब उसमें पॉलिनेशन कैसे हो, किसी और प्लांट पे कैसे जाए। अगर मान लो कभी वहाँ पे पक्षी या फिर इंसेक्ट या फिर मानो किसी के द्वारा पॉलिनेशन हुए ही नहीं तो खराब हो जाएंगे, पूरे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन जो होते हैं अगर, इसलिए इसमें क्या होते हैं, इसमें किसी चीज़ का इंतजार करना पड़ता है कि इसका पॉलिनेशन हो कि ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखेंगे। और इसमें क्या होता है कि पर के जो प्राकृतिक गुणों की भिन्नता आ जाती है। मैंने क्या बोला था कि लाभ हमें इसमें अच्छी क्वालिटी की मिलती है, लेकिन जो हानि होती है कि इसमें क्या होता है, विभिन्नता आ जाती है, ठीक है, इसमें विभिन्नता आ जाती है। अब इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है वायु परागण।
यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए। स्वपरागण क्या होते हैं, परपरागण, उसकी लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि वायु परागण क्या होता है। वायु परागण तो हम लोग जानते हैं क्या होता है। वायु परागण जो वायु द्वारा होता है, वायु परागण। ठीक है, वायु परागण क्या होता है, इसको भी क्या होता है, किस में आता है, ये पर परागण में आता है। किस में आता है, क्रॉस पॉलिनेशन में आता है। इसको बोलते हैं एयर पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसे पुष्प में जो होता है वायु द्वारा परागणित होता है। किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा परागित होता है। ये नहीं कि वायु द्वारा है तो जल से पॉलिनेशन हो जाए या फिर इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ये किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें जो होता है वायु द्वारा परागित होते हैं, तो इसमें जो पुष्प होते हैं छोटे होते हैं, आकर्षित रहित एवं एक लिंगी होते हैं। जो वायु द्वारा परागित होते हैं ये क्या होते हैं, एक लिंगी, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो परागकण के जो छोटे होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें और क्या होता है, ये सूक्ष्म और हल्के होते हैं जो परागकण होते हैं। क्योंकि अगर वायु जो है तो ऐसे हम लोग ध्यान कर लेंगे, वायु अगर हवा से जो चलती है तो उसमें हल्का चीज उड़ेगा। ये नहीं कि हम लोग पत्थर फेंक दिए तो उड़ गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो उसमें जो परागकण होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, जो परागकण होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही हल्के होते हैं, थोड़ी सी भी हवा लगेगी तो उड़ जाएगी। तो क्या होते हैं, हल्के होते हैं और सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का मतलब सूखे होते हैं। ऐसा नहीं कि चिपका हुआ है तो कैसे उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। तो क्या होते हैं, हल्के और सूक्ष्म होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं इसमें, जो ये होते हैं पतले और तंतु युक्त होते हैं, जो पुंकेसर होते हैं। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है कि जो ये होते हैं परागकण जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा किसमें, मक्का होता है या फिर पोलर युक्त तो होते हैं। यहाँ तक तो हो गया वायु परागण क्या होता है। इसमें एक और देखते हैं हम लोग दो, कि इसमें क्या होता है कि जल द्वारा कैसे होता है। ठीक है, इसमें दो देखिए, जल द्वारा कैसे होता है, कीट द्वारा कैसे होता है। ठीक है, तो जल द्वारा कैसे होता है इसमें। ठीक है, पहले देखते हैं कीटों द्वारा परागण कैसे होता है। कीटों द्वारा परागण, ठीक है, तो कीटों द्वारा परागण क्या होते हैं। वायु द्वारा जो होते हैं तो हल्के होते हैं। ठीक है, वो सूक्ष्म होते हैं। लेकिन कीटों द्वारा होते हैं जो बड़े पुष्प होते हैं और आकर्षण होते हैं। ठीक है, तो इसमें कीटों द्वारा क्या होता है कि कीटे जो तो है एक पुष्प पे बैठे। ठीक है, एक पुष्प पे कीट बैठे, ये मान लो सपोजेट पुष्प है, ये कोई इंसेक्ट बैठा। ठीक है, इंसेक्ट बैठा तो उसके पैर में जो होते हैं, जो परागकण तो हल्के होते हैं, पूरे पाउडर की तरह या फिर डस्ट की तरह होते हैं, एकदम बहुत ही हल्के होते हैं। ठीक है, तो उसके पैर में अगर चिपक जाते हैं, ठीक है, अगर ये उड़ के किसी और पुष्प पे बैठा, ठीक है, और पुष्प पे बैठता है, ठीक है, किसी और पुष्प पे बैठा, ये हम लोग पुष्प बना रहे हैं। ठीक है, ये पुष्प ऐसे किसी ने देखा है, किसी ने तो देखे होंगे, ऐसे पुष्प होते हैं। हाँ, ऐसे पुष्प होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक कोई इंसेक्ट यहाँ पे बैठा है, समझने के लिए कोई भी फूल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठा है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से उसके क्या होता है, इंसेक्ट अपने मुंह में तो लेगा नहीं ना, उसके पैर में जो होते हैं चिपक जाते हैं। कोई भी मधुमक्खी जैसे है, तो मधुमक्खी क्यों बैठती है, फूल का रस चूसने, लेकिन उसको क्या पता कि उसके पैर में जो होते हैं परागकण, ठीक है, परागकण चिपके हुए होते हैं। अब ये पुष्प यहाँ से रस उसने चूस लिया, ठीक है, पूरे फूल, अब उसके पैर में तो परागकण चिपके हुए होते हैं ना, तो ये जब दूसरे पुष्प पे बैठेगा तो वहाँ पे भी
परागकण वहाँ पे उसके पैर से निकल जाएगा या फिर दूसरे चिपक जाएगा, लेकिन जो उसके पैर में होगा अगर वहाँ पे तो जाके वहाँ पे थोड़े बहुत चिपक ही जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है, कीट द्वारा परागण होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुआ है कीट द्वारा कैसे परागण होता है। इसमें साल्विया में होता है, ठीक है, साल्विया में होता है, जंजीर में होता है, आँख में होता है। ये सब फ्लावर के नाम है, ये सब क्या है, प्लांट के नाम है। साल्विया, साल्विया हो गया, आँख हो गया, ठीक है, पीपल हो गया। ठीक है, ये सब में क्या होते हैं, कीटों द्वारा होते हैं। अंजीर हो गया, तो इसमें इस सब प्लांट में क्या होते हैं कि कीटों द्वारा क्या होता है, परागण होता रहता है। इसके बाद क्या देखते हैं कि इसमें जो ये क्या होते हैं, बहुत ही सुगंधित पुष्प होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जल द्वारा परागण कैसे होता है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, वायु द्वारा परागण पढ़ लिया, ठीक है, कीट द्वारा पढ़ लिया। अब हम लोग किसमें देखते हैं कि जल द्वारा परागण कैसे होता है। अब जो जल में उगते हैं, ठीक है, जल में क्या उगते हैं, जल में तो प्लांट उगते हैं। परागण, अब कोई सोचते सब जगह तो पॉलिनेशन हो गया, सब जगह तो एक ही जाति है तो उसको एक ही प्लांट है, तब वो अपने जाति को तो बढ़ाएगा ना, कैसे बढ़ाएगा। अब पॉलिनेशन होगा नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो जल द्वारा कैसे होते हैं, जल में भी तो बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं। ऐसे कौन कौन से प्लांट, जैसे हाइड्रिला पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रिला पाया जाता है, सीटोटोल्फियम पाया जाता है, सीरेटोल्फियम, ठीक है, ये भी प्लांट का नाम है, सीरेटोल्फियम, हाइड्रिला। तो ये क्या होता है, ये जल में क्या होता है, इसके परागण होते हैं। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, जल में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जो जल होते हैं, जो पुष्प होते हैं वो तो जल के ऊपर खिले होते हैं। ठीक है, जो जल होते हैं उसके ऊपर खिले होते हैं, जैसे कमल हो गया, कमल भी तो होगा, कमल तो सबने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। ठीक है, कमल हो गया, हाइड्रिला हो गया, सीरेटोल्फियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, जल द्वारा परागण होते हैं। और जल द्वारा परागण के लिए क्या क्या होता है, पुष्प होता है, परागकणों होते हैं, वर्तिका होता है, ठीक है, वर्तिकाग्र होते हैं, आदि में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जंतु परागण क्या होता है। जंतु परागण में क्या होता है, जैसे घोंघा हो गया, पक्षियाँ हो गया, ये सबका आपको पीडीएफ ना मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ये सब सारे का जो होगा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग नोट्स इसका अच्छे से बना लीजिएगा, जो जंतु द्वारा। ठीक है, और इसका लिंक जो है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब जंतु द्वारा क्या होता है, जंतु तो सब ने जगह घोंघा में होता है। ठीक है, कुछ पादपों में परागकण क्या होता है, घोंघों द्वारा होते हैं। ठीक है, और सहायता होते हैं, जैसे सेमल हो गया, कंदम हो गए, जंतु द्वारा परागकण होते हैं। कौन से जंतु द्वारा होते हैं, तो घोंघा हो गया, ठीक है, घोंघा को बोलते हैं पाइला। ठीक है, ठीक है, और कौन से प्लांट में होता है, तो प्लांट का नाम है कंदम या फिर बिग्नोनिया। ठीक है, कौन सा प्लांट होता है, तो बिग्नोनिया होता है, बिग्नोनिया होता है, कंदम होता है, कंदम। ठीक है, ये सब जो प्लांट होता है उसमें किसके द्वारा परागण होता है, तो जंतु द्वारा परागण होता है। जैसे घोंघा हो गया, ठीक है, घोंघा हो गया, पक्षियों द्वारा हो गया, चमगादड़ द्वारा हो गया, पक्षियों द्वारा हो गया, चमगादड़ द्वारा हो गया। ठीक है, तो ये प्लांट होते हैं इसमें, और किसके द्वारा होता है, तो जंतुओं में किसके द्वारा होता है, तो इन सब जंतुओं के द्वारा होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गए। इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और इसके बाद देखते हैं कौन सा त्रिसंलयन क्या होता है। त्रिसंलयन क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा हुआ है,
तो बहुत बार आता भी है और इम्पोर्टेंट भी है। त्रिसंलयन क्या होता है? त्रिसंलयन क्या होता है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, प्रश्न। ठीक है, त्रिसंलयन क्या होता है? इसमें जो होता है ना, निषेचन 2 बार होता है। कितनी बार होता है? निषेचन 2 बार होता है। और ये क्या होता है? आवृत्त बीजी पादपों में जो होता है, जो भ्रूण कोश होते हैं, क्या होते हैं? भ्रूण कोश होते हैं। इसमें अगुणित क्या होते हैं? भ्रूण कोश में क्या होते हैं? अगुणित क्या होते हैं? ये नर युग्मक अगुणित अंडक बनते हैं। कोशिका जो संयोजन है वो क्या होता है? जो द्विगुणित कोशिका होते हैं उसका क्या होता है? 2n होते हैं। क्या होते हैं? 2n होते हैं। ठीक है, 2n युग्मज होते हैं। इसका निर्माण होता है युग्मनज। ठीक है, होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसका निर्माण होता है। इसके बाद जो प्रक्रिया होती है वह संयुग्मक होता है। क्या होता है? सिंगैमी। क्या होता है? सिंगैमी। इसके बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? सिंगैमी की प्रक्रिया होती है, संयुग्मक। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुग्म। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगैमी। तो इसमें कहता है सिंगैमी होता है, कहलाती है। और जो दूसरा नर युग्मक होता है, पहले तो एक हो गया 2n, इसका युग्मज हो गया। उसके बाद जो दूसरा नर युग्मक होता है वो भी जो द्वितीय कोशिका होता है। ठीक है, जो द्वितीय ध्रुवी कोशिका होता है, जो दूसरा नर युग्मक होता है। क्या होता है? दूसरा नर युग्मक। ठीक है, ये जो दूसरा नर युग्मक जो होता है, इसमें क्या होता है? तो ध्रुवी केंद्रक होता है। और जो ध्रुवी केंद्रक होता है वो भी क्या होता है? 2n होता है। जो ध्रुवी केंद्रक होता है ये भी क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है आपका, ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? मिलके क्या बनाते हैं? 3n। ठीक है, और जो ध्रुवी केंद्रक है और जो त्रिवी केंद्रक मिलकर क्या होता है? त्रिगुणित बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3n बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है प्राथमिक भ्रूणपोष होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक होते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो होता है प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। क्या होता है इसके बाद? प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? त्रिसंलयन। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन, ठीक है, कहलाती है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या होती है? त्रिसंलयन कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर, या फिर इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हुई है। इसके बाद क्या कहते हैं? इसमें जो इस प्रकार के जो युग्मक होते हैं, दोनों युग्मक की जो निषेचन क्रिया होती है, इस प्रकार निषेचन क्रिया जो होती है, ठीक है, क्रिया होती है, इसमें इसमें 2 बार निषेचन होता है। इसमें जो दोनों युग्मक क्या बोल सकते हैं, या तो दोनों युग्मक जो भाग लेते हैं, ठीक है, या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जो दोनों युग्मक भाग लेते हैं इस प्रक्रिया में, इसमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? 2 बार होती है। ठीक है, जो निषेचन की प्रक्रिया होती है क्या होती है? 2 बार होती है।
ठीक है। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि इस प्रक्रिया में जो होती है, ठीक है, ये जो होता है इस प्रकार के युग्मक जो निषेचन होते हैं, युग्मक निषेचन की प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इस निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, जो इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं अर्थात 2 बार निषेचन होता है, भाग लेते हैं इस निषेचन प्रक्रिया में जो युग्मक भाग लेते हैं, फिर इसको बोल सकते हैं अर्थात 2 बार निषेचन होता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। इसके आगे जो होता है कि इसमें जो द्विनिषेचन प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसमें जो 2 बार निषेचन होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं द्विनिषेचन, ठीक है, क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, द्विनिषेचन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि संयुग्मक या फिर त्रिसंयोजन जो दोनों निषेचन की क्रिया हो के द्विनिषेचन भाग लेते हैं, इस क्रिया में क्या होता है, कुछ 5 केंद्रक भाग लेते हैं। इस पूरे क्रिया में क्या होते हैं, कुल कितने केंद्रक भाग लेते हैं, तो इस पूरे क्रिया में क्या होते हैं, 5 केंद्रक, ठीक है, 5 केंद्रक भाग लेते हैं, ठीक है, कितने केंद्रक भाग लेते हैं, तो 5 केंद्रक भाग लेते हैं इस क्रिया में, ठीक है। इसके बाद जो होता है, इसमें जो फलस्वरूप जो युग्मज भ्रूण का विकास होता है, निर्माण होता है, इसमें संयुग्मन के फलस्वरूप जो होता है, जो 5 केंद्रक जब भाग लेते हैं तो उसके बाद जो क्रिया बनता है, जो भ्रूण बनता है, ठीक है, उसके बाद जो फलस्वरूप जो युग्मज बनता है वो क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण मतलब इसके बाद की जो क्रिया होगी वो क्या होता है, भ्रूण बनेगा। भ्रूण मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा तब, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होता है कि भोजन क्या होता है, पूरा संग्रहित रहता है। जो एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होता है, भोजन क्या होता है, संग्रहित रहता है, या तो बोल सकते हैं कि संचय रहता है, संग्रहित होता है, ठीक है। जो एम्ब्रियो रहता है उसमें क्या होता है, भोजन पूरा संग्रहित रहता है। और जो भ्रूण के परिवर्धन के समय जो होती है, भ्रूण के पोषण में काम आती है। जब ये भ्रूण बड़ा होता है तो इसका जो पोषण होता है, जब ये जर्मिनेट जब बड़ा होगा तो इसके जो इसमें भोजन जो संग्रहित रहता है वो उसके भोजन पोषण के समय इसका काम आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गए। हम लोग ने आज बहुत सारा क्वेश्चन सब टॉपिक देखे, ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें टिक किए। तो इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक जो होगा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाके चैनल वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और इसका जो PDF है वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।